गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। अपने पास में सॉल्यूशन चल रहा था 12th हिंदी मीडियम के अंदर, ठीक है। उसके अंदर इससे पिछले कालांश के अंदर आपको रावल के नियम वगैरह बता दिए गए थे। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन के बारे में बात हो गई थी। अब जो अपने पास आगे जो टॉपिक है वो क्या है, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है भाई। कौन से गुणधर्म है, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में अपनी चर्चा रहेगी। तो ध्यान से समझिए क्या होता है अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है भाई। विलयन के क्या है आपके अणुसंख्यक गुणधर्म, ये विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। अब जैसा कि अपन सब जानते हैं, सबसे पहले तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन अपने को पढ़नी है। सामान्य तो देखो किसे कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, ये देखो विलयन के वे गुणधर्म, क्या कह रहा हूं मैं आपके ध्यान से सुनना, इसकी परिभाषा अलग से पूछी जाती है कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलय की आपके इस पर आपके प्रकृति पर निर्भर न करके, विलयन के वे गुणधर्म जो विलय की प्रकृति पर निर्भर न करके विलय की आपकी सांद्रता पर निर्भर करे, इस पर निर्भर करे, विलय की सांद्रता पर क्या करते हैं, निर्भर करे। वे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म आपके कहलाते हैं। विलय की सांद्रता कह सकते हैं या उसकी मात्रा कह सकते हैं, उस पर आपके निर्भर करे, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। फिर से सुनिए क्या डेफिनेशन है बेटे, कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलय की प्रकृति पर निर्भर न करके किस पर निर्भर करे, आपके सांद्रता या उसकी मात्रा पर निर्भर करे, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है भाई। यहां तक बात तो ये तो हो जाती है इसकी डेफिनेशन। फिर से बता रहा हूं, विलयन के वे गुणधर्म जो विलय की प्रकृति पर निर्भर न करके किस पर निर्भर करे, उसकी सांद्रता या मात्रा पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब देखिए आपको बता देता हूं, यहां पर आपको 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने हैं। विलयन के कितने प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने हैं, 4 प्रकार के अपने को पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये पार्ट का लगभग लास्ट पोर्शन के बाद अपन चल रहे हैं, लेकिन ये बड़े पोर्शन है, डेरिवेशन है। तो सबसे पहला आपका वाष्प दाब का पहला अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है, वाष्प दाब का क्या बताया जाता है, वे आपके अपेक्षिक अवनमन। पहला गुणधर्म कौन सा है, वाष्प दाब का क्या होता है, अपेक्षिक अवनमन के बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो गुणधर्म होता है वो होता है आपके हिमांक का अवनमन। सेकंड गुणधर्म कौन सा पढ़ना है, आपके हिमांक का क्या पढ़ना है, अवनमन के बारे में अपने को बात पढ़नी है। समझ रहे मेरी बात को। पहला कौन सा है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा कौन सा, हिमांक का अवनमन होता है। तीसरी बात जो पढ़नी होती है वो पढ़ना होता है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा गुणधर्म कौन सा पढ़ना होता है अपने को, क्वथनांक का क्या पढ़ना होता है, उन्नयन पढ़ना होता है, ठीक है। ये सब आएंगे। एक्चुअली में बताऊं ये दोनों तो सेम है, थोड़ी सी परिभाषाओं में क्या होता है, चेंजेस आपके होता है। तो पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा हिमांक का अवनमन और तीसरा क्वथनांक का उन्नयन होता है। और चौथा जो गुणधर्म है वो कहलाता है परासरण दाब। चौथा गुणधर्म कौन सा कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है भाई। तो ये आपके 4 गुणधर्म आपको अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर पढ़ना है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब। तो अब इन देखो 4 बातों को पढ़ने में अपने कम से कम क्या 2 या 3 पीरियड लगेंगे। तो आज का जो अपने पास विषय रहेगा वो रहेगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या बताया जाता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के बारे में। डेरिवेशन है, देखो इसमें भी डेरिवेशन है, इसमें भी डेरिवेशन है और ये थ्योरिकल पोर्शन है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होता है, परासरण दाब है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये दोनों की डेरिवेशन तो लगभग क्या सेम है, थोड़ा सा आपको अंतर इसमें मिलेगा।
तो आज का जो अपने पास टॉपिक है वो कौन सा है, वाष्प दाब का क्या है, अपेक्षिक अवनमन के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये पहला आपका अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, और मैंने बता रखी है आपको, याद है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब बताया था, उस समय मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। क्या डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था यदि किसी विलयन के अंदर, क्या कहा मैंने आपके, यदि किसी विलयन के अंदर क्या घोला जाए, अवाष्पशील पदार्थ, कैसा घोला जाए आपके, यदि किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ विलय हो, वाष्पशील नहीं भी, कैसा है, अवाष्पशील पदार्थ विलय हो, तो उस समय आपके विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो क्या है, आपके विलय के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। अवाष्पशील पदार्थ विलय हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या बताया था मैंने, विलयन का वाष्प दाब किससे कम होता है, विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है भाई, ये किससे, विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात वाष्प दाब में ये जो होने वाली कमी है ना भाई साहब, क्या कहा मैंने, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। तो अतः वाष्प दाब में ये जो होने वाली कमी है ना, इस कमी को ही अपन लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है भाई, तो वाष्प दाब में होने वाली कमी ही क्या कहलाती है, वाष्प दाब का क्या कहलाती है, अपेक्षिक क्या कहलाती है, अवनमन कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ को विलय किया जाए तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है बेटे, कम होता है। और वाष्प दाब में जो कमी है ना, इसे ही अपन क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अपन लोग कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहलाता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब देखो, अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, देखो अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर मैंने क्या कहा, एक उदाहरण बताता हूँ आपको, एक उदाहरण बताता हूँ कि क्या है आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म में मैंने क्या कहा था कि विलयन का वेग गुणधर्म जो क्या है, विलय की किस पर निर्भर न करके, आपके प्रकृति पर निर्भर न करके किस पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। इस बात को एक प्रयोग से आपको बता देता हूँ। क्या करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में 2 ml जल ले लो, क्या ले लो, 2 ml जल ले लो। 2 ml जल लेके इसमें 0.1 m सांद्रता की शक्कर घोल लो। क्या करो, 0.1 m सांद्रता की क्या घोल लीजिए, शक्कर घोल लीजिए। सेकंड जो बात बताने जा रहा हूं बेटे, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब और ले लीजिए। इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप क्या कीजिए, 2 ml जल ले लीजिए, ये 2 ml वाटर ले लिया आपने, और इसमें 0.1 m सांद्रता का यूरिया घोल लीजिए। क्या घोल लीजिए, यूरिया घोल लीजिए। ठीक है, फिर से समझिए, एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं पुरानी किताब से। क्या है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml जल लेके 0.1 m सांद्रता की शक्कर घोल लो, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में अंदर 2 ml जल लेके 0.1 m सांद्रता का यूरिया घोल लो। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों विलयन में वाष्प दाब में किसमें आपकी कमी आ रही है। क्या कहा मैंने, दोनों में किसके वाष्प दाब में कमी आ रही है, या दोनों का वाष्प दाब बराबर रहता है। तो इसका जवाब ये होता है भाई कि इसमें आपके जो वाष्प दाब है, आपके दोनों विलयनों के वाष्प दाब में जो कमी है वो बराबर होती है, या कह सकते हैं वाष्प दाब की कमी बराबर होती है, दोनों का समान रहता है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों विलयन की जो सांद्रता है ना वो क्या है, समान है, इसलिए वाष्प दाब में कमी क्या रहेगी, समान। क्योंकि ये शक्कर है, यूरिया, मैंने कहा ना विलय की प्रकृति पर तो निर्भर ही नहीं करती बात, किस पर निर्भर करती है, सांद्रता पर निर्भर, और सांद्रता दोनों की क्या है, सेम है। सांद्रता सेम है तो वाष्प दाब में कमी भी क्या रहेगी, सेम आपके रहेगी। तो ये कह सकते हैं विलयन के अंदर आपके जो वे गुणधर्म जो विलय की किस पर निर्भर करे, सांद्रता पर निर्भर करे, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, वे तो गुणधर्म कौन से होते हैं, आपके अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। ठीक है भाई,
तो अब अपन बात करते हैं, देखो ये जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, इसके लिए छोटी सी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को आपको अच्छी तरह से समझना है। वैसे कर चुके हो आप लोग, आपको के साथ कहां पे की हम लोगों ने ये डेरिवेशन, सेम डेरिवेशन अगर आपको याद हो, मैंने बताया था रावल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए, किसके लिए बताया था, रावल्ट का नियम किसके लिए बताया था, अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए बताया था। तो क्या था भाई डेरिवेशन के अंदर, रावल्ट के नियमानुसार क्या होता है, रावल्ट का नियम, रावल्ट का नियम बताया था आपके, क्या होती है, मोल बिन आपके वाष्प दाब की क्या होती है, समानुपाती, यानी डेरिवेशन ये बताई होगी, पी ए समानुपाती क्या होता है, एक्स ए, पी ए समानुपाती एक्स ए, ये एक समानुपाती स्थिरांक है, जिसको किससे बताते हैं, पी ए बराबर पी नॉट ए और आपके ये एक्स ए, ये इक्वेशन नंबर बली 1 दे सकते हैं, पी ए बराबर क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स ए। उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई तुम लोग, बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ है उस दिन का ही, क्या लिखा हुआ है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। किसी भी विलयन में उपस्थित या मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों की मोल भिन्नों का योग क्या होता है, 1 होता है, यानी आपका एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा बेटे, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक्स ए ज्ञात करना है तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, ठीक है भाई, मान रखते हैं एक्स ए की जगह। तो ये हो गया आपके पी ए बराबर पी नॉट ए और ये आपका 1 माइनस एक्स बी, वाजिब है बात यहां तक। अब इसको इससे गुणा कर दीजिए, पी ए बराबर ये क्या हो गया अपना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, क्या हो गया, एक्स बी। याद है उसके बाद क्या किया था, पक्षांतरण किया था, क्या किया था, पक्षांतरण करने पर ये लीजिए भाई क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण में क्या करता हूं, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा भाई आपके पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी ए, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बताया था आपके, आपको यहां तक आपने इस डेरिवेशन को किया था, एक्स बी ज्ञात करना हो, ये आपका एक्स बी ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए, तो ये क्या आ गया भाई, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या हो गया, पी नॉट ए, क्लियर यहां तक। ये आपके एक्स बी आ गया, क्या आ गया भाई, एक्स बी। अब यहां से फिर नई बात शुरू करता हूं, देखिए एक्स बी क्या है, अवयव बी की मोल बिन है, ठीक है, और आपको 11th क्लास में शायद मोल बिन बताया था। देखिए जो मोल बिन ज्ञात की जाती है, जैसे एक्स बी ज्ञात करना हो तो क्या होता है अभी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और अगर एक्स ए की ज्ञात करनी होती तो क्या हो जाता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यानी क्या परिभाषा बताई कि किसी भी मिश्रण में उपस्थित उस अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोल का जो अनुपात होता है ना, वो उसकी क्या होती है, मोल बिन होती है, वो उसकी क्या होती है, मोल बिन। अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात उसकी मोल बिन होती है। तो अपन एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स ए की जगह लिख सकते हैं, यहां से थोड़ा ध्यान से समझे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी बराबर ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या हो जाएगा बेटे, पी नॉट ए, ठीक है। अब यदि मैं आपको बताऊं, यदि एन ए प्लस एन बी, आगे बात में एन ए प्लस एन बी अगर लगभग इक्वल एन ए के बराबर हो, इसके बराबर हो, एन ए के बराबर हो, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी बेटे, एन बी अपॉन एन ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं किया, एक्स बी का मान है ये मेरे पास, ये एक्स बी का मान रख दिया और एन ए प्लस एन बी लगभग किसके बराबर, एन ए के हो तो एन बी अपॉन एन। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, एन क्या होता है, एन तो होता है मोल, क्या होता है आपके, एन क्या होता है,
मोलों की संख्या होती है जो किसके बराबर होती है आपके, जो होती है आपके W/m के, किसके बराबर होती है, द्रव्यमान अपॉन मास के बराबर होती है। n बराबर क्या होता है, W/m होता है। अब अगर ये चीज NB के लिए ज्ञात करनी है तो NB के लिए क्या हो जाएगा, WB/mb, और NA के लिए क्या हो जाएगा, WA/ma। देखो बहुत सावधानी से मान रखना और कुछ नहीं करना। n बराबर क्या होता है, मोल क्या होता है, द्रव्यमान बटा आपके अणुभार होता है, ठीक है। NB करना हो तो B लगा दीजिए, A करना हो तो A लगा। अब देखिए मान रखिए NB का मान क्या है बेटे मेरे पास, NB का मान है मेरे पास WB/mb, क्या है, WB/mb। NA का मान मेरे पास क्या है, NA का मान है मेरे पास WA/ma, तो MA कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। MA बराबर क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA अपॉन क्या हो जाएगा अभी, P0A हो जाता है। ये समीकरण तक आपको इसको सोल्व करना है। अब इससे आप लोग चाहे तो MA ज्ञात कर सकते हैं, WA ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो ये कहलाती है भी आपके वाष्प पदार्थ के आपेक्षिक अवनमन की डेरिवेशन। समझ गए बात को, फिर से समझ लीजिए। परिभाषा आपको बता दी गई, 2 बार बता दी गई। रावल के नियम से अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए आपने यहाँ तक तो काम किया है। फिर क्या करना है, मुझे XB लिखना है। ये XB का मान रखना है, तो ये रहा XB, यानी X क्या होती है, XB क्या है, मोलबिन है। मोलबिन की डेफिनेशन ये होती है, तो ये आपने मान रखा। उसके बाद Na प्लस NB को लेस देन Na मान लिया, या लगभग Na मान लिया, तो NB/Na। फिर मान किसका ध्यान रखना, n का। n किसके बराबर होता है, W/m। द्रव्यमान बटा क्या है, अणुभार आपके होता है, ठीक है भाई। फिर आपने NB करना है तो B कर दो, A करना है A कर दो, बस मान रखो और आपका इक्वेशन आ जाता है, ठीक है ना भाई। तो ये कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अणुसंख्य गुणधर्म कितने बताए थे, 4 में पहला कौन सा है, वाष्प दाब का क्या है, आपेक्षिक अवनमन आपके होता है। क्लियर भाई। तो ये आपके पहला भाग इसका अणुसंख्य गुणधर्म का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड के अंदर 2 डेरिवेशन बताऊंगा। कितनी बताऊंगा, 2, ठीक है ना। कौन कौन सी, हिमांक का अवनमन और पथनांक का उन्नयन अपने पास चलेगा। तो एक बार आप क्या है, इसको पढ़ने के बाद में एक बार हाथ से लिख के देख लेना, क्योंकि देखो डेरिवेशन जब तक हाथ से नहीं लिखोगे ना तब तक वो सॉल्व नहीं हो पाती है। हाथ से लिखोगे अपना स्टेप बाय स्टेप काम चलता जाता है, ठीक है ना भाई। ये आपके बोर्ड के पेपर के अंदर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कई बार आएगा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पीरियड के अंदर अपन आगे की बात करेंगे। लेकिन देखिए इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बेटे बताया था, हमारे पास बार बार मैनेजमेंट का प्रेशर आ रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासें अभी तक जारी रख रहे हो, हमारे पास फीस नहीं पहुंची है, और बिना फीस पहुंचे वो हमें भी पेमेंट नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे 12th क्लास की फीस नहीं मांगी जा रही है। आपके 11th क्लास की जिस भी बच्चे की फीस बकाया है वो आप तुरंत प्रभाव से स्कूल के अंदर जमा कराएं, ठीक है भाई। 11th क्लास की जिनकी फीस बाकी है, जिनको 12th में प्रमोट कर दिया आपने, 12th में 3 चैप्टर पढ़ लिए, अब इतनी तो मॉरल ड्यूटी आपकी भी बनती है कि अपनी जो फीस बकाया है उसको जमा कराएं। देखिए अगर आप फीस जमा नहीं करवा पाओगे तो फिर आगे ऑनलाइन क्लास चलाना बड़ा मुश्किल काम है, और ऑनलाइन ही चलाना पड़ेगा। आज का राजस्थान पत्रिका देखा होगा आपने, सितंबर में भी स्कूलें खुलने की संभावनाएं नहीं के बराबर है, ठीक है ना। तो अपने पास यही है कि ऑनलाइन का चारा। तो इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूं, जितने भी बच्चों की पिछली बकाया, आपको ये नहीं कह रहे 12th की फीस जमा कराइए, नहीं, हम कोई छुट्टियों की फीस नहीं मांग रहे आपसे। मैनेजमेंट हमें कह रहा है जो बकाया कम से कम वो तो आए, जिससे वो हम लोगों को भी पेमेंट कर सके। आप इस बात को बखूबी समझते हैं, 6 महीने हो गए, हम लोग भी इसी बात पे टिके हुए हैं, ठीक है ना। तो सभी से ये निवेदन करता हूं, आप अपनी फीस जमा कराएं ताकि हम ये ऑनलाइन क्लासें आपके जारी रख सकें। जो बात बताइए उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़े। धन्यवाद।